यह कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जो पहले से ही बिखर रही थी। कई सालों से इंसान हालात से, गरीबी से और आपस की जंग से लड़ रहे थे। जलजला, तूफान और वोल्केनोज फटने की वजह से यह दुनिया तबाह हो रही थी। इन सारी चीजों से तो इंसानों ने सरवाइव कर लिया, लेकिन फिर अचानक हुआ एक बहुत ही अजीब हमला। रात के अंधेरे में मैरी अपने सोल्जर्स की एक टीम लिए आसमान में एक फ्लेयर लॉन्च करती है, जिससे मैदान में रोशनी हो जाती है और दूर से एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई देती है। यह आवाज ब्रेकर्स की है। यह वो बड़े बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं जो दुनिया की तबाही के बाद जमीन को फाड़कर जमीन के नीचे से निकल आए थे। जैसे ही यह मॉन्स्टर्स हमला करते हैं, मैरी और उसकी पूरी टीम अपनी जान की बाजी लगाकर इन मॉन्स्टर्स से लड़ने लग जाती है। जिसके बाद यहाँ से कहानी सीधा 15 साल आगे चली जाती है। दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी है। मैरी अब भी जिंदा है और अपने पति जॉन और उनकी छोटी बेटी विला के साथ रह रही है। क्योंकि मैरी एक सोल्जर है, वह अक्सर मिशन पर रहती है, इसीलिए विला को पढ़ाने और सिखाने की जिम्मेदारी जॉन की है। जॉन इस टाइम विला को समझा रहा था ब्रेकर्स के बारे में। विला पूछती है कि क्या यह एलियंस है? जॉन बताता है कि यह एलियंस नहीं है। वह बताता है कि यह ब्रेकर्स हमेशा से जमीन के नीचे ही छुपे हुए थे। फिर जमीन फटी और यह लोग बाहर निकल आए। जिस जगह से जमीन फटकर यह लोग बाहर निकल कर आते हैं, उस जगह को द स्टिच का नाम दिया जाता है। यह जो अभी एटॉमिक हमले हुए हैं, उन्हीं की वजह से वो बैरियर टूट गए, वो स्टिच खुल गए, जहाँ से यह ब्रेकर्स आने लगे। खैर, विला को भी इन ब्रेकर्स के बारे में सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने डैड से कहती है, मुझे किसी हीरो की कहानी सुनाए ना, चल कोडियक की यह कहानी सुना दे। कोडियक एक लेजेंडरी हीरो था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी कुल्हाड़ी के एक वार से 100 ब्रेकर्स को मार गिराया था। मैरी भी जब घर आती है तो वो विला को बहुत सी चीजों की कहानियाँ सुनाती है, जिस तरह फूलों की, जानवरों की और रंगों की। लेकिन इस तबाह हुई दुनिया में यह सारी चीजें खत्म हो गई थी। ये लोग अपना फैमिली मोमेंट एंजॉय ही कर रहे थे कि एकदम से उनकी पूरी बिल्डिंग जोरदार झटके के साथ हिलने लगती है। बाहर मिलिट्री ट्रक्स आ जाते हैं और अनाउंसमेंट होती है कि उन्हें फौरन यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी अब ब्रेकर्स आ रहे हैं। यह लोग जो इस टाइम विला की बर्थडे मनाने की तैयारी कर रहे थे, एकदम से सारा माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। मैरी जल्दी से विला को गिफ्ट देती है और फिर फौरन यहाँ से निकल जाती है। ये लोग जब नीचे पहुँचे तो मैरी को पता चला कि इस मर्तबा बहुत ही सख्त रूल्स बनाए गए थे। सोल्जर्स को अलग गाड़ियों में जाना था और उनकी फैमिलीज को अलग। इस तरह मैरी अपनी टीम के साथ चली जाती है और जॉन और विला दूसरे लोगों के साथ ट्रक में चले जाते हैं। रास्ते में एक आदमी जॉन के पुराने जख्म को देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि जॉन इन्फेक्टेड है। इस दुनिया में अगर वो मॉन्स्टर्स यानी ब्रेकर्स किसी भी इंसान को काट लेते थे तो उसे इन्फेक्टेड कर देते थे और फिर वो इन्फेक्टेड हुए इंसान एक अजीब से मॉन्स्टर्स में बदल जाते थे, जिन्हें हाइब्रिड कहा जाता है। जॉन सबको यकीन दिलवाने की कोशिश करता है कि वह इन्फेक्टेड नहीं है, यहाँ तक कि वह तो लोगों से यह भी कह देता है कि अगर मेरे अंदर इन्फेक्टेड लोगों वाला कोई एक भी असर नजर आ गया तो मैं खुद ही अपनी जान ले लूंगा और बाकी सबकी जानों को सेफ रखूंगा। ट्रक अंधेरे रास्तों से गुजर रहा है और बाहर धमाकों की आवाजें आ रही हैं। डर को कम करने के लिए लोग कोडियक की कहानी डिस्कस करने लगते हैं। जॉन विला को समझाता है कि इस कहानी में लड़ाई मैटर नहीं करती, असल चीज वह उम्मीद है जो कोडियक के अंदर थी और उसी उम्मीद के चलते उसने सभी लोगों को मार दिया था और हमें भी वही उम्मीद रखनी होगी। इन सारी बातों को करते हुए विला सो जाती है, लेकिन अचानक गोलियों और चीखों की आवाजें उसकी आँख खोलती हैं। ट्रक अब रुक चुका था। ट्रक के अंदर सन्नाटा छा जाता है। अचानक ट्रक की लोहे की दीवार को चीरते हुए एक बड़ा सा पंजा अंदर आता है। वह एक औरत को पकड़ता है और खींचते हुए अंधेरे में ले जाता है। जॉन समझ गया था कि यह ट्रक भी अब खतरा बन चुका है, इसीलिए विला को लेकर
वो इस ट्रक से भाग जाता है और बाहर निकलते ही उन्हें ऐसा फील हुआ था कि यहाँ निकलकर भी उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि बाहर का मंजर बहुत ही ज्यादा भयानक था। एक मॉन्स्टर ने एक बच्चे को खींच लिया था और उसकी माँ अपने बच्चे के लिए चीखती रह गई थी। यहाँ पर बहुत सारे ब्रेकर्स थे जिनसे बचने के लिए यह लोग एक दूसरे ट्रक के नीचे जाकर छुप जाते हैं और यहाँ पर भी जैसे ही एक ब्रेकर उन्हें देखने वाला होता है तो यहाँ एक सोल्जर आकर पहले ब्रेकर को गोली मारता है, लेकिन गोली से जब उसका कुछ नहीं होता तो अपनी तलवार निकालते हुए वह बहादुरी से उस ब्रेकर का सर काट देता है। सोल्जर ने अपना हेलमेट उतारा तो पता चला कि वह मैरी थी, उसी ने अपनी फैमिली को बचाया था। वो उन्हें फौरन जंगल की तरफ भागने का ऑर्डर देती है और जॉन और विला यहाँ से भागने लग जाते हैं। भागते हुए विला इस जंग की असलियत देखती है, लाशों के ढेर और जख्मी लोग। यहीं पर वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी भी उस ब्रेकर के काटने से इन्फेक्टेड हो चुका था, उसकी नसें काली पड़ने लगी थी और अपने आप को बचाने के लिए एक सोल्जर को उसे गोली मारनी पड़ी। जंगल के किनारे पहुंचकर जॉन देखता है कि मैरी के चेहरे पर खून लगा है, पर मैरी कहती है कि वो ठीक है। इसी दौरान वह देखती है कि पीछे से एक ब्रेकर भी आ रहा था। मैरी को अब यहाँ बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उसने अपनी फैमिली को अकेले ही आगे जाने को कहा और खुद वो इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए यहाँ रुक गई। विला चीखती रही, रोती रही अपनी मॉम के लिए, लेकिन जॉन दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को खींचकर यहाँ से ले जाता है। सुबह होते होते जॉन और विला समुंदर के किनारे पहुँच जाते हैं, जहाँ जॉन ने एक बोट छुपा रखी थी, लेकिन वहाँ एक आदमी भी आ जाता है जो इस टाइम डर से कांप रहा था। उसके पास एक बंदूक भी थी, जो दिखाते हुए वह इन दोनों से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ इसी बोट में बैठूंगा। जॉन जानता था कि यह बोट बहुत छोटी है, 3 लोगों का बोझ यह नहीं सह पाएगी। जॉन बहाना बनाता है और केवन को यहाँ से दूर ले जाता है। हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर सब कुछ समझ आ जाता है कि जॉन ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उस आदमी को मार दिया था। वो अकेला वापस आता है और विला को लेकर समुंदर में निकल जाता है। वो एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर 1 साल गुजारते हैं। इस आइलैंड पर जिंदा रहने के लिए जॉन और विला ने तरीके ढूंढ लिए थे। विला भी अब बड़ी हो गई थी और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी हो गई थी। उसके डैड उसे हमेशा ब्रेकर्स से लड़ने की ट्रेनिंग देते रहते थे। उन्होंने खुद जंगल की लकड़ियों से यहाँ पर ट्रेनिंग फील्ड बनाई थी। इनकी फैमिली में काफी सुकून आ गया था, पर अब भी जब जब यह लोग अपनी दूरबीन से मेनलैंड पर देखते थे तो विला बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी, क्योंकि उसे अपनी मॉम याद आती थी। मेनलैंड पर अभी भी ब्रेकर्स ने तबाही मचाई हुई थी। जॉन विला से सवाल करता है कि ब्रेकर्स को कैसे मारते हैं। विला जवाब देती है, सर काटकर, और हाइब्रिड को वो जवाब में कहती है, दिमाग कुचलकर। विला अपनी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी। वो गिरती है, उसे चोट लगती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती और एक दिन में कई बार प्रैक्टिस करती है अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए। विला इस टाइम जितनी ट्रेनिंग कर रही थी उसे बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत थी, और प्रोटीन को लेने के लिए वह यहाँ पर एक कबूतर के 2 अंडे चुरा लेती है और एक अंडा वहीं पर छोड़ देती है ताकि उससे वह बच्चे ले सके। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और एक दिन विला को इस आइलैंड पर रोसी नाम की एक छोटी सी लड़की मिलती है। रोसी बताती है कि उसकी फैमिली मर चुकी है और वह अकेले ही बचकर तैरते हुए इस आइलैंड तक पहुंची है। विला उसे एक गार में छुपा कर रखती है, यहाँ तक कि अपना खाना भी बचा कर उसके साथ शेयर करती है। रोसी यहाँ पर बहुत ज्यादा उदास थी, तो उसका मूड ठीक करने के लिए विला उसे यहाँ पर झूठी कहानियाँ सुनाकर हौसला दे रही थी। वो उसे कोडियक की भी कहानी सुनाती है, जिसने एक वार में 100 से ज्यादा ब्रेकर्स को एक साथ मार दिया था। खैर, अब विला अपने घर चली जाती है और अगले दिन यह लोग दोबारा ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग करते हुए विला नोटिस करती है कि पीछे से उसे अब अपने डैड की आवाज नहीं आ रही थी। उसने पीछे जाकर देखा तो जॉन गिर चुका था। वो उसे सहारा देते हुए घर लेकर आई और उसे पता चला कि उसे ट्रेनिंग देने के लिए उसके डैड ने कई दिन से खाना नहीं खाया था। वो अपना खाना बचा कर विला को दे रहा था ताकि उसमें ट्रेनिंग करने की ताकत बची रहे। विला को यह देख
देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और इस टाइम उसका मूड ठीक करने के लिए जॉन उसे अपनी तलवार दे देता है, यह कहते हुए कि तुमने मेरा हौसला अब जीत लिया है। अगले दिन विला जब दोबारा उसी गार के अंदर जाती है जहाँ पर उसने रोसी को रखा हुआ था, तो वहाँ यह देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि हर चीज वहाँ पर बिखरी हुई थी। उसे अंधेरे में खड़ी हुई रोसी दिखती है, लेकिन अब वो बच्ची नहीं रही। उसके सर की चोट इन्फेक्टेड हो गई थी और अब वो एक हाइब्रिड मॉन्स्टर बन चुकी थी। रोसी विला के ऊपर हमला कर देती है। विला अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन गिर जाती है। वो मॉन्स्टर उसके ऊपर आ जाता है और ठीक इसी वक्त जॉन वहाँ पहुँच जाता है और गोली मारते हुए उस हाइब्रिड को मारने की कोशिश करता है, पर गोली ने कोई असर नहीं दिखाया था। तब जॉन अपनी तलवार से उससे लड़ता है और आखिर में उसका सर कुचलते हुए उसे मार गिराता है। विला बहुत ज्यादा टूट जाती है, उसकी दोस्त मर चुकी थी। जॉन उससे कहता है, अभी इस वक्त रोने धोने का वक्त नहीं है। इस मॉन्स्टर की चीख से बाकी ब्रेकर्स को इस जगह का पता चल गया होगा, उन्हें सिग्नल्स मिल गए होंगे, इसीलिए अब हमें यहाँ से भागना होगा। वह आइलैंड के दूसरे किनारे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते रास्ते में एक बहुत बड़ी दरार आ जाती है। विला तो उसे जंप करते हुए पार कर लेती है, लेकिन जॉन पीछे ही रुक गया था क्योंकि यहाँ पर रोसी का भाई भी आ गया था, जो भी मॉन्स्टर बन चुका था। विला के डैड उससे लड़ भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी थे। उन्होंने यहाँ पर एक इमोशनल फैसला लिया और विला से कहा कि तुम अकेले ही आगे बढ़ जाओ, पर विला के लिए यह करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए वह वापस आई और उसने जिंदगी में पहली मर्तबा एक मॉन्स्टर का मुकाबला किया और अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर का सर काटकर अपने डैड को बचा लिया। वो जब यहाँ से जाने ही वाले थे तो उसने देखा कि बिना सर का यह मॉन्स्टर अभी भी उससे लड़ने के काबिल था। असल में विला ने उसका सर नहीं कुचला था। अपनी बेटी की हिम्मत को देखते हुए यहाँ पर जॉन भी हिम्मत दिखाता है और उठकर उस मॉन्स्टर का सर कुचल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस मॉन्स्टर को मारने के बाद भी खतरा टला नहीं था क्योंकि सामने से एक और हाइब्रिड आ रहा था। जॉन तो जख्मी था, ज्यादा चल फिर नहीं पा रहा था। यहाँ विला ने ही दोबारा हिम्मत दिखाई, अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया और भागते हुए उसने एक ही वार में इस मॉन्स्टर के सर के ऊपर कुछ इस तरह से वार किया कि तलवार से उसका दिमाग काट दिया और इस तरह एक ही बार में उसे हरा दिया। जिसके बाद वो जॉन यानी अपने डैड को सहारा देते हुए बीच पर ले आई, लेकिन बीच पर आने के बाद जॉन बोट पर नहीं बैठता। वो खामोशी से विला को अपना जख्म दिखाता है। पता चला कि उसे भी हाइब्रिड ने काट लिया था और अब वह भी इन्फेक्टेड हो चुका है। यह देखकर विला टूट जाती है। वो अपने डैड को नहीं छोड़ सकती थी और आखिरी लम्हों में उसके डैड उसे यही कहते हैं कि तुम एक वॉरियर हो, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह, और आगे बढ़कर बहुत बड़े बड़े काम करोगी। वह जबरदस्ती उसे बोट पर बैठकर यहाँ से जाने को कहते हैं। विला रस्सी काटती है और खुद ही बोट को धक्का देती है। पीछे से दिखाया जाता है कि जॉन की आंखों से अब खून आना शुरू हो चुका है। वो बदलने लगा था। बदकिस्मती उसकी कि बोट नीचे उतर ही नहीं रही थी और अब उसके डैड एक पूरे मॉन्स्टर में बदल गए थे। अपने डैड से लड़ने के लिए वह खुद ही तलवार उठा लेती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके सामने एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। यहाँ पर भी पहाड़ फटकर बाकी ब्रेकर्स आने लग जाते हैं और इन्हें देखकर तो विला पैनिक ही हो जाती है। वो अब अपने आप को मरने के लिए तैयार कर चुकी थी, पर उसी दौरान हमें दिखाया गया कि समुंदर से दो बोट्स पर सोल्जर्स इन ब्रेकर्स से लड़ने के लिए आ रहे थे और उनमें सबसे आगे थी मैरी, विला की मॉम, जिन्हें देखकर विला को समझ ही नहीं आई कि उसके अंदर कौन सा इमोशन है। वो एक ही वक्त पर डरी हुई घबराई हुई भी थी और अपनी मॉम से मिलने के लिए खुश भी थी। यह लोग अब मिलकर उन सारे ब्रेकर्स से लड़ने के लिए तैयार थे और बस इसी तरह इन सब को दिखाते हुए यह मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।